हेलो पतलू पार्टी, क्या हाल है भाई? बढ़िया। और पढ़ाई वढ़ाई एकदम चकाचक है। चलो, तो आज से हमने डिसाइड किया है कि करते हैं यार कुछ धमाल है। अब तो कर ही डालते हैं सारे मिलकर फिजिक्स के बॉक्स ऑफिस पर धमाल। So let's start with the very first topic of mechanics, and that is kinematics. Look, we won't start with all those mathematical tools and all, right? What we will do, we will start gradually with our familiar topic, that is kinematics. क्योंकि ये टॉपिक जो kinematics है ये आपने पहले से 9th-10th में भी पढ़ रखा है, और तो आप ऑलरेडी काफ़ी फैमिलियर हो चुके हो इसको लेकर के, राइट? तो इसकी सारी चीज़ें आपको बेहतर तरीके से बहुत आसानी से समझ में आने लग जाएंगी। और जब काइनेमेटिक्स को पढ़ते पढ़ते हमें ज़रूरत पड़ेगी तो यथा समय हम डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इस टाइप की जो मैथमेटिकल टूल्स हैं उन्हें हम लोग बेहतर तरीके से सही टाइम पर सीखते चले जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि ये जो मैथमेटिकल टूल्स आप पढ़ते हो, लोअर लिमिट लगाते हो, अपर लिमिट लगाते हो, इंटीग्रेशन वगैरह पढ़ते हो, इनका फिजिक्स के अंदर रोल क्या है, इनकी एप्लीकेशन हम करें कैसे, क्यों पढ़ते हैं आखिर। ऑलराइट, एक्चुअली जब शुरुआत में हम कोटा में पढ़ाना शुरू किए थे, आज से समझ लो तकरीबन बेसिक के साल पहले, तो उस समय हम भी बिल्कुल शुरुआत में जाकर के बैचेस के अंदर मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाने लग जाते थे। कंडीशन है भाई, सबको पढ़ाना पड़ेगा, ऑलराइट? सारे बैचेस में बिल्कुल एक समान, तो हम भी जाके पढ़ाते थे। बच्चा बड़ा कंफ्यूज कि भाई ये फिजिक्स की क्लास चल रही है या मैथ्स की क्लास चल रही है। और जिन बच्चों के पास मैथ्स होती थी, PCM वाले बच्चे, जो जेई वाले बच्चे होते थे, उनको तो यूं लगता था शुरुआत में कि उनके एक नहीं दो क्लासेस हुआ करती है मैथमेटिक्स की, एक तो मैथ्स वाली और दूसरी फिजिक्स की भी। तो दोनों क्लासेस के अंदर वो मैथ्स पढ़ते थे, तो दे वेर आल्सो कंफ्यूज्ड कि भाई ये फिजिक्स चल रहा है कि मैथ्स। लेकिन उसके बाद जब हम कुछ सालों के बाद ग्रेजुअली दिल्ली शिफ्ट हुए, हमने क्या किया कि एक खुद से एक नया तरीका हमने डेवलप करी। हमने ये डिसाइड किया कि भाई एकदम से शुरुआत में नहीं पढ़ाएंगे, आराम से हौले से हम पढ़ेंगे। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जब हम कोटा में पढ़ाते थे तो बच्चे जो हैं 11th में जब आते हैं, बेचारे आप लोग जानते हो बिल्कुल छोटे छोटे, इन्होंने आप में से कई सारे बच्चे क्लास 11th के, वो प्यारे प्यारे एकदम अभी एकदम फ्रेश उठ करके 10th से फ्रेश उठ करके आप आए हुए हो। तो एकदम से यदि 11th के बच्चों को, आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चों को, यदि वो सारे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वो वेक्टर्स, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीजें पढ़ा दी जाए, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, तो देख करके दिमाग चकरा जाता है तुम लोगों का, देख करके ही दिमाग चकरा जाता है तुम लोगों का। और वहीं पर आप में से कई सारे फिजिक्स के अंदर हथियार डाल देते हैं, सरेंडर कर देते हैं। उनको लगने लग जाता है कि भाई हो गया काम, अब तो ये फिजिक्स हमारे बस की बात नहीं है। और जो बायो वाले बच्चे हैं उनकी तो भाई हालत ही खराब, हाथ खड़े, हथियार डाल दिए, हाथ खड़े, कंप्लीटली सरेंडर, अब तो भगवान ही बचा सकते हैं। तो इससे क्या होता है, शुरुआत में जब 1-1.5 महीने तक लगातार फिजिक्स के बैच में, फिजिक्स की क्लास में मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाई जाती है, तो बच्चों के दिमाग में एक खौफ डेवलप हो जाता है। क्या डेवलप हो जाता है? एक खौफ डेवलप हो जाता है। उनको लगने लग जाता है कि भैया ये जो फिजिक्स है ना, अपने बस का रोग ना है, अपने बस का रोग ना है, ये हमसे ना संभलने वाली। तो वो वहीं पे हथियार डाल देते हैं। तो आप लोगों को इसी चीज से बचाने के लिए हमने एक थोड़ा सा अलग वे, एक अलग जो टेक्निक है वो हमने डेवलप करी है, जिसके अंदर वी विल स्टार्ट विद काइनेमेटिक्स स्लोली, ग्रेजुअली, और उसके बाद जब ज़रूरत पड़ेगी यथा समय आपको वो सारी चीज़ें, वेक्टर्स कह लो, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन कह लो, वो सारी चीज़ें आपको यथा समय सिखा दी जाएगी। ऑलराइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स की। तो ये जो काइनेमेटिक्स है बेटा, ये मैकेनिक्स का सबसे
पहला हम कह सकते हैं सब टॉपिक है। बेसिकली पूरे फिजिक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो एक पोर्शन है दैट इज मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स के दो पोर्शंस अलग अलग हम डिवाइड कर सकते हैं। मैकेनिक्स को दो अलग अलग पोर्शंस में, पहला काइनेमेटिक्स होगा और दूसरा डायनेमिक्स होगा। अभी हम काइनेमेटिक्स से शुरुआत करेंगे। तो चलो अब देखते हैं कि काइनेमेटिक्स होती क्या है। काइनेमेटिक्स, यदि हम काइनेमेटिक्स की बात करें तो बेसिकली काइनेमेटिक्स इज, यू कैन डिफाइन, यू कैन से दैट काइनेमेटिक्स इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ ओनली द पैरामीटर्स ऑफ मोशन। हाँ, तो काइनेमेटिक्स को आप यूं कह सकते हो कि भाई काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, मैकेनिक्स का हिस्सा मैंने बताया था, which deals with the parameters of motion without concerning with the causes behind the motion। यानी कि काइनेमेटिक्स के अंदर बेटा हम लोग क्या करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ पैरामीटर्स की पढ़ाई करेंगे, जैसे ये स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, ये सारी हो गई। तो सिर्फ इनके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। हम बिल्कुल भी ये देखने की कोशिश तक नहीं करेंगे कि अगर ये मोशन हो रहा है, पार्टिकल चल रही है, तो क्यों चल रही है। अगर हमने पार्टिकल को छोड़ा, वो नीचे की ओर चला जा रहा है, तो बस हम ये निकालने में इंटरेस्ट लेंगे काइनेमेटिक्स के अंदर कि पार्टिकल कितने देर में ग्राउंड तक पहुंचा, कितनी स्पीड के साथ पहुंचा। ऑलराइट, इसके अंदर हम बिल्कुल भी ये देखने की कोशिश नहीं करेंगे कि पार्टिकल अगर नीचे जा रहा है तो क्यों जा रहा है। कोई पंखा घूम रहा है तो क्यों घूम रहा है। बॉडी इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग, किसी इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग ऊपर की ओर चली जा रही है तो क्यों चली जा रही है, हम देखने की कोशिश तक नहीं करेंगे, इंटरेस्ट नहीं। क्योंकि काइनेमेटिक्स के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ किस चीज पर फोकस रहेंगे, यस, पैरामीटर्स पे। कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, कितनी एवरेज वेलोसिटी आई, कितना एक्सीलरेशन है पार्टिकल का, बस नथिंग एल्स। कितने देर में पहुंचा, कितनी स्पीड के साथ पहुंचा, दैट्स इट, नथिंग एल्स। विदाउट कंसर्निंग अबाउट द कॉजेस ऑफ मोशन, विदाउट कंसर्निंग अबाउट द causes of motion, we will study only about the parameters, only about the parameters of motion। अब ये बात ये निकल के आती है कि पैरामीटर्स होती क्या है। तो चलो पैरामीटर्स होते क्या ये तो आपको बताऊं, लेकिन पैरामीटर्स ये हमने डिफाइन कैसे किया, क्यों किया, एक बार इस पर रोशनी डाल देते हैं। देखो पहले के ज़माने में क्या होता था, जब हमारे पास ये डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, ये सब नहीं हुआ करता था, जब हम इनके नाम नहीं जानते थे, उस समय क्या होता था कि सपोज आपने दो पार्टिकल्स को छोड़ा, दो पार्टिकल को छोड़ा, ए को छोड़ा किसी हाइट से और बी को भी साथ ही साथ छोड़ दिया डबल हाइट से, बोले तो थोड़े ज्यादा ऊंचाई से बी को छोड़ा। तो ऊपर कौन, बी, और नीचे कौन, ए, दोनों को एक साथ छोड़ दिया। अब हमने ये देखा कि ए पहले पहुंचा, लेकिन दिक्कत ये होती थी बताने में कि कितने पहले पहुंचा, कितने देर पहले पहुंचा। अगर बी लेट पहुंचा तो कितनी देर लेट पहुंचा। अब अगर हम देखें तो क्योंकि बी ज्यादा हाइट से आ रही है तो ऑब्वियसली हम सबको मालूम है वो ज्यादा स्पीड के साथ नीचे आई। तो उस समय हम क्या बोला करते थे कि बी ए के मुकाबले ज्यादा तेजी के साथ नीचे आई। अब ये सवाल उठता था कि कितनी तेजी के साथ। ए से बी अधिक तेजी के साथ नीचे आई, अधिक रफ्तार के साथ नीचे आई, लेकिन सवाल ये उठता था कि कितनी रफ्तार के साथ, कितनी तेजी के साथ नीचे आई। सपोज एक और पार्टिकल हमने छोड़ा सी, उसकी हाइट बी से भी ऊपर। अब उस समय यह कहा जाता था कि भाई सबसे पहले ए पहुंचा, फिर बी पहुंचा, फिर सी पहुंचा। ए सबसे धीरे पहुंचा, उसके बाद बी उससे तेजी से पहुंचा, सी उससे भी तेजी के साथ पहुंचा। लेकिन सवाल उठता है कितनी तेजी के साथ। अगर बी तेजी के साथ पहुंचा तो कितने तेजी के साथ पहुंचा। ए से तो तेज पहुंचा, बी से धीरे पहुंचा। कितने तेज, कितने धीरे, कोई आइडिया नहीं, बताने में बड़ी दिक्कत। ए सबसे धीरे, बी उससे तेज, सी उससे भी तेज, पता नहीं कितना तेज। तो ऐसी स्थिति में
लोगों ने डिसाइड किया कि चलो भाई हम लोग कुछ चीजें डिफाइन करते हैं, कुछ नाम डिसाइड करते हैं, कुछ पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं। तब जाके निकल के आया ये स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट एंड ब्ला 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 एंड ऑल। तो बताने में बड़ा आसान हो गया। अब हम बता देते हैं कि भैया ए की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड जब वो नीचे आया, बी 35 से नीचे आया और लेट्स से सी 50 से नीचे आया। तो एकदम डिफाइन तरीके से हम जो है मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अर्थात इन पैरामीटर्स की सहायता से हम किसी भी मोशन को बेहतर तरीके से, परफेक्ट तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, परफेक्ट तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, चलो तो काइनेमेटिक्स के अंदर हम लोग किस चीज की पढ़ाई करेंगे बेटा? यस, पैरामीटर्स की, ओनली पैरामीटर्स, नो कॉजेस। वी आर नॉट इंटरेस्टेड ऑन द कॉजेस। कॉजेस की बात हम बाद में करेंगे, डायनेमिक्स जब स्टार्ट करेंगे। और वो कब स्टार्ट करेंगे? यस, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो चैप्टर आएगा आपका, वहां से शुरुआत होगी आपकी डायनेमिक्स की। उससे पहले जितनी भी सारी चीजें सारे के सारे किस में आ जाएंगे? काइनेमेटिक्स के अंदर। ठीक, चलो तो अगर बात ये निकल के आ रही है कि भाई काइनेमेटिक्स जो है पैरामीटर्स की स्टडी है, तो भाई सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पैरामीटर्स है कौन कौन से। तो मुझे बताओ, ये जो पैरामीटर्स आप लोग जानते हो, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ब्ला ब्ला ब्ला, ये जो सारे पैरामीटर्स आप जानते हो, इन सब के अंदर मोशन के जितने भी पैरामीटर्स हैं, इन सब के अंदर बता सकते हो कि सबसे जो पहला, सबसे जो बेसिक पैरामीटर है, फंडामेंटल पैरामीटर, बेसिक पैरामीटर, वो कौन सा है? कई सारे कह रहे होगे डिस्प्लेसमेंट, कई सारे कह रहे होगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड, कुछ तो वेलोसिटी भी बोल रहे होंगे ज्यादातर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बता रहे होंगे। ठीक है, सही कह रहे हो। किताबों के अंदर भी अगर हम इस सीक्वेंस में देखते हैं तो यही लिखा जाता है कि पहला या तो डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट। इस तरीके से आप कोई भी किताब उठा के देख लो, कोई भी किताब उठा के देख लो। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से भी बेसिक कोई पैरामीटर है? क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से भी बेसिक कोई पैरामीटर है जिसका नाम इनसे भी पहले आना चाहिए, जिसका नाम इनसे भी पहले आना चाहिए? ऐसा क्या कोई पैरामीटर है? सोचो, अपने आप से पूछो कि कोई पार्टिकल कब डिस्प्लेस करता है। आपने कहा डिस्प्लेसमेंट सबसे बेसिक पैरामीटर, डिस्टेंस ट्रैवल सबसे बेसिक पैरामीटर, तो अपने आप से पूछो कि कोई बॉडी, कोई पार्टिकल कब कहलाता है कि वो डिस्प्लेस किया? When a particle, let me know, when a particle is said to get displaced. कब? जब उसकी क्या चेंज होती है? उसकी क्या चेंज होती है कि वो पार्टिकल डिस्प्लेस करता हुआ कहलाता है? यस, आंसर मिल चुका है। जब उसका स्थान, उसकी पोजीशन चेंज होती है, उसकी पोजीशन चेंज होती है, तब जाकर आप कहते हो कि यस, पार्टिकल डिस्प्लेस कर गया, पार्टिकल डिस्प्लेस कर गया। तो भाई पैरामीटर्स ऑफ मोशन के अंदर जो सबसे पहला नाम आना चाहिए, जो सबसे बेसिक पैरामीटर है, वो कोई और नहीं, वो है पोजीशन। उसके बाद सारे और नाम ले सकते हो, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, वेलोसिटी, स्पीड, ब्ला ब्ला ब्ला, एक्सेलरेशन एंड ऑल। लेकिन शर्त है कि सबसे पहला नाम, इस सीक्वेंस में सबसे पहला नाम जो लेना है अपने को, दैट इज व्हिच वन? यस, पोजीशन। दैट इज पोजीशन। सबसे जो पहला नाम निकल के आएगा, दैट इज पोजीशन। ऑलराइट, और उसके बाद आप कह सकते हो कि पोजीशन के बाद डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी, स्पीड एंड एक्सीलरेशन। लेकिन सबसे जो बेसिक पैरामीटर, दैट इज पोजीशन। मैं इतना ज्यादा स्ट्रेस इस बात पे इसलिए दे रहा हूं बेटा, क्योंकि बहुत गहराई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, चीजें ऐसी निकल के आती है कि ना देखो तो कुछ भी नहीं, ना देखो तो कुछ भी नहीं, और देखो तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ, बहुत कंसेप्ट्स, डेप्थ है बहुत।
ना देखो, कुछ नहीं, इग्नोर करो, कुछ नहीं। किताबों के अंदर कहना नहीं चाहिए, लेकिन किताबों के अंदर पोजीशन है तो लिखा हुआ कि पोजीशन इज ऑब्जर्वर डिपेंडेंट क्वांटिटी ब्ला ब्ला ब्ला, ओके। लेकिन जहां पर उसका नाम आना चाहिए वहां पर नहीं है। उसका नाम आना चाहिए इस सीक्वेंस में सबसे पहले स्थान पर, क्योंकि आगे चल के मैं बताऊंगा आप लोगों को कि ये पोजीशन ही है जिस पर कि ये बाकी सारे के सारे टिके हुए हैं। डिस्टेंस कह लो, डिस्प्लेसमेंट कह लो, वेलोसिटी कह लो, स्पीड कह लो, और ये पोजीशन ही है बेटा जिस पर कि ये पूरी की पूरी मैकेनिक्स टिकी हुई है, पूरी की पूरी मैकेनिक्स टिकी हुई है। इसीलिए सबसे पहले मैंने स्ट्रेस दिया, सबसे पहले मैंने नाम लिया पोजीशन का। सारी की सारी चीजें जो टिकी हुई है, स्टार्टिंग फ्रॉम डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड एंड एक्सेलरेशन, देन योर मोशन, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, impulse, everything, the whole mechanics depends on this position. ये पोजीशन काबू में आ गया, पूरी की पूरी मैकेनिक्स काबू में आ जाएगी, समझ आ जाएगा कि चीजें वैसी है तो क्यों है, उसके पीछे क्या रीजन है। चलो वो हम लोग देखेंगे, वक्त के साथ देखेंगे, आगे धीरे धीरे पढ़ते खुलती चली जाएंगी और हम देखते चले जाएंगे। लेकिन याद रखेंगे बेटा, सबसे जो बेसिक पैरामीटर है जिसका नाम सबसे पहले आना चाहिए, दैट इज यस पोजीशन। याद रखेंगे बेटा, किसी भी चीज की अगर पढ़ाई करनी है, किसी भी चीज की, किसी भी टॉपिक की, किसी भी सब्जेक्ट की यदि आपको पढ़ाई करनी है, बेहतर तरीके से पढ़ाई करनी है, तो शर्त है, तो एक शर्त है कि शुरुआत बेसिक से करनी पड़ेगी। शुरुआत बेसिक से करनी पड़ेगी। लोग कहते हैं ना, धरती से शुरू करो तब जाके आसमान तक पहुंचोगे, धरती से शुरू करो तब जाकर आसमान तक पहुंचोगे, बिल्कुल सही कहते हैं। लेकिन हम जरा सा अलग कुछ बात करेंगे कि हम धरती से नहीं बेटा, हम कहीं और से शुरुआत करेंगे। बताओ कहां से शुरुआत करेंगे, कहां से शुरुआत करेंगे? यस, हम धरती के भी नीचे से शुरुआत करेंगे। हम धरती के भी नीचे से शुरुआत करेंगे, जहां पर जिस लेवल पे दुनिया या तो सोचती नहीं है या तो सोच नहीं पाती है, बट वी डोंट हैव टू बॉदर अबाउट दैट। तो हम उसी लेवल से अपनी शुरुआत करेंगे, धरती के भी नीचे से। तो शर्त है, जब भी शुरुआत करेंगे धरती के भी नीचे से शुरुआत करेंगे। अब बेटा याद रखना, तभी पहुंच पाओगे आसमान के भी ऊपर, उस लेवल को टच कर पाओगे जिस लेवल को टच करने के बारे में दुनिया सोच भी नहीं सकती। कोई शक? चलो तो इसी के साथ चलो देखते हैं, शुरुआत करते हैं इन पैरामीटर्स की। पैरामीटर्स कौन कौन से, लेट्स सी। जो पहला पैरामीटर हम देखेंगे दैट इज पोजीशन। जैसे कि हमने बात करी, सबसे बेसिक पैरामीटर, हालांकि इसके बारे में अभी शुरुआत में बहुत ज्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं, कुछ चंद पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, कुछ ही चंद पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। और याद रखो, इन्हीं चंद पॉइंट्स के अंदर सारे के सारे जो क्वेश्चंस है वो सिमट जाएंगे। अगर ये कंसेप्ट क्लियर है, सारे के सारी चीजें तुम्हारे क्लियर है, सारे क्वेश्चंस के आंसर आराम से निकाल पाओगे। बेटा याद रखना, इन चीजों को स्किप करते हो तब जाकर, इन चीजों को स्किप करोगे तब जाकर आप फंसोगे, तो जरूर फंसोगे उन क्वेश्चंस के अंदर जो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। ठीक, तो इन चीजों को बहुत अच्छे से सीख के रखेंगे, अच्छे से याद रखेंगे बेटा, जहन में उतार लेंगे इन सारी चीजों को, दिमाग में बसा लेंगे इन चीजों को। ऑलराइट, तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं पोजीशन की। और अगर हम पोजीशन की बात करें तो सबको मालूम है कि यस, पोजीशन इज अ ऑब्जर्वर डिपेंडेंट क्वांटिटी या फिर फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी, जो आप जानते हो। या तो ऑब्जर्वर डिपेंडेंट कह लो या फिर फ्रेम डिपेंडेंट कह लो। जिन बच्चों को फ्रेम मालूम पड़ चुका है, पढ़ चुके हैं कहीं ना कहीं, पढ़े लिखे बच्चे उनके लिए तो ठीक है। और जो बच्चे बिल्कुल पहली बार सुन रहे हैं फ्रेम, वो फिलहाल के लिए बस इसको एक नाम के रूप में लेकर चले। बाद में लेक्चर्स के अंदर, आगे के लेक्चर्स के अंदर यथा समय हम इसको बिल्कुल डिटेल में आपको समझा देंगे कि फ्रेम होता क्या है बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है। राइट, तो फिलहाल के लिए हम बात कर लेते हैं कि हाँ भाई, कि जो पोजीशन है वो ऑब्जर्वर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। या तो उसे ऑब्जर्वर डिपेंडेंट क्वांटिटी कह लो या तो फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी कह लो, वो बुरा नहीं मानेगा। ठीक है,
तो ऑब्जर्वर डिपेंडेंट क्वांटिटी का अर्थ क्या है? जिन बच्चों को अच्छे से क्लियर है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं क्लियर है उनको भी बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जर्वर डिपेंडेंट क्वांटिटी का अर्थ है कि अगर कोई बॉडी तुम्हारे सामने रखी हुई है, उसकी डिस्टेंस आपसे सपोज 2 मीटर है, तो आप कहोगे कि जो पोजीशन है पार्टिकल की वो x = 2 है। सपोज उस डायरेक्शन में आपने x एक्सिस ले रखा है, या सपोज x एक्सिस के अलोंग वो पार्टिकल रखा हुआ है आपके रेस्पेक्ट में, तो आप कहोगे उसकी पोजीशन 2 मीटर है। लेकिन सपोज आपके लेफ्ट में आपका ब्रदर बैठा हुआ है और आपके ब्रदर से उस बॉडी की डिस्टेंस x एक्सिस के अलोंग 5 मीटर है, तो आपका ब्रदर कहेगा कि भाई उसकी पोजीशन x = 5 है। यानी कि बॉडी वही एक रहेगी लेकिन अलग अलग ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग अब जो पोजीशन होगी वो अलग अलग आएगी। इट इज अ ऑब्जर्वर डिपेंडेंट क्वांटिटी। ऑलराइट, तो ये एक ऑब्जर्वर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। सारे बच्चों को मालूम भी था पहले से, फिर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लिया, इट्स फाइन। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो पोजीशन है ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। कुछ बड़े इंपॉर्टेंट, हाँ बेसिक है, बहुत बेसिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पॉइंट्स को डिस्कस करना बेहद इंपॉर्टेंट। बताओ कि ये जो पोजीशन है ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? निश्चित रूप से मुझे मालूम है, निश्चित रूप से अगर 100 बच्चे सुन रहे होंगे तो 100 बच्चे देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो 100 में से कम लिख के दे रहा हूं मैं, कम से कम 70 से 80 बच्चे, ये मैंने कम से कम कहा, ज्यादा भी हो सकता है, तो कम से कम 70 से 80 बच्चे तो कह रहे होंगे कि ये जो क्वांटिटी है स्केलर है। सही कह रहा हूं ना मैं? ये लग रहा होगा तुम लोगों को, बिल्कुल आपको यही लग रहा होगा कि यस पोजीशन इज स्केलर क्वांटिटी। आपने पढ़ रखा है, नंबर लाइन वगैरह पढ़ रखा है, x = +1 +2 +3 -1 -2 -3। तो भाई पोजीशन स्केलर है, ठीक। चलो, जिन बच्चों को स्केलर लग रहा है, हालांकि मेरे को लगता है कि 90% बच्चों को स्केलर लग रहा है, तो ये चीज यहां पे क्लियर कराना बहुत जरूरी है कि पोजीशन स्केलर है या वेक्टर है। सीधे नहीं बताऊंगा मैं, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप विजुअलाइज करो इस चीज को और खुद समझ में आएगा आपको कि पोजीशन स्केलर है या वेक्टर है। सपोज आप इस समय जहां बैठे हो, ये आप इमेजिन कर लो, विजुअलाइज कर लो, इमेजिन कर लो कि आप जिस स्थान पे बैठे हो, आपके लेफ्ट में एक सपोज कर लेते हैं क्या है, चलो ठीक है, आपके लेफ्ट में एक बॉडी रखी हुई, लाइक एक पेन रखी हुई है टेबल पे। चलो, आपके लेफ्ट में 3 मीटर पे लेफ्ट में एक पेन रखी हुई है, रेनॉल्ड्स की या किसी भी मॉन्टेक्स की रख लो, एडवर्ड नहीं कर रहा हूं इनका ना। एक पेन रखी हुई है रेनॉल्ड्स की लेफ्ट में 3 मीटर पे, एक और पेन रखी हुई है रेनॉल्ड्स की बिल्कुल सेम, एक समान हूबहू राइट में, वो भी 3 मीटर पे। तो क्या दोनों की पोजीशन सेम होगी? दोनों की दूरी आपसे बराबर 3-3 मीटर, तो क्या दोनों की पोजीशन सेम कहोगे? क्या दोनों का स्थान, पोजीशन इन स्थान सेम है? नहीं है। आप कहोगे सर एक हमारे राइट में, दूसरा हमारे लेफ्ट में, एक 3 मीटर राइट में तो दूसरा 3 मीटर लेफ्ट में है। और ये लेफ्ट और राइट बोलते ही डायरेक्शन आ गया, और डायरेक्शन आते ही जो पोजीशन है, उनकी पोजीशन है वो क्या बन गई? यस, वेक्टर क्वांटिटी बन गई। तो याद रखेंगे बेटा कि पोजीशन इज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब ये अलग बात है 9-10 में आपको बताया नहीं किया था, ब्ला इस टाइप की चीजें नहीं बताई गई थी, कोई बात नहीं, 9-10 में आप छोटे थे, बच्चे थे, अभी 11th में आ गए हो, बड़े हो गए हो, 11-12 में पढ़ते हो, बड़े हो गए हो, तो थोड़ा अपडेट अपने को करना पड़ेगा। तो याद रखेंगे, जिंदगी भर के लिए याद रखेंगे कि जो पोजीशन है इट इज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी, ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी। जो बच्चे 12th में या ड्रॉपर वाले बच्चे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो याद करें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ा करते थे? पोजीशन वेक्टर, आर वेक्टर, क्या था वो? पोजीशन वेक्टर। हम खूब पढ़ते हैं पोजीशन वेक्टर, लेकिन अगर पूछा जाए कि पोजीशन स्केलर है वेक्टर है,
कंफ्यूज हो जाते हो, बोलते हो स्केलर है। यानी कि चीजों को जानते तो हो लेकिन शायद ठीक से उनको पहचानते नहीं हो। ठीक से उनको पहचानते नहीं हो, बस यही तो काम करना है और क्या करना है, जान पहचान करनी है। ये जो पढ़ाई हम लोग करते हैं, पढ़ाई क्या है, जान पहचान तो है, चीजों के साथ अपने को जान पहचान करनी है। ये टॉर्क हम सुनते हैं, टॉर्क है, ये टॉर्क क्या है, इसके साथ जान पहचान कर लेते हैं तो डर नहीं लगेगा। 12th में जो बच्चे पढ़ते हो EMI, इंड्यूस्ड EMF, काफी बच्चे घबराते हैं इस टॉपिक से, फ्लक्स घबराते हैं बच्चे। जान पहचान कर लो, डर खत्म हो जाएगा, घबराहट खत्म हो जाएगी। ऑलराइट, तो सिर्फ इन चीजों के साथ क्या करनी है, जान पहचान करनी है आपको। तो पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है पोजीशन के बारे में कि वो एक ऑब्जर्वर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, और जो अगली बात अपन ने बात करी दैट इज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नोट करके इस पॉइंट को लिख लो अपनी अपनी कॉपीज के अंदर, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब अगला सवाल ये उठता है कि अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या ये पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है? क्या ये पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है? तो आप कहोगे यस सर, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि आप सबको मालूम है कि यस कोई भी वेक्टर आप नाम ले लो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। द नेगेटिव साइन merely represents द यस डायरेक्शन। सबको मालूम है, जिन बच्चों ने वेक्टर्स पढ़ रखा है और जिन बच्चों ने वेक्टर्स नहीं पढ़ा उनके लिए बता देता हूं कि बेटा ऐसा है कि अगर कोई वेक्टर है, जैसे अभी अभी मैंने समझाया आपको, एक बॉडी 3 मीटर लेफ्ट में था, दूसरी बॉडी 3 मीटर राइट में थी, पेन की हमने बात करी थी। तो एक की पोजीशन राइट में, दूसरे की लेफ्ट में। राइट लेफ्ट बोलते ही डायरेक्शन आ गई, डायरेक्शन बोलते ही वेक्टर आ गया, तो हम क्या कहेंगे कि जो पोजीशन, एक पेन की पोजीशन जो राइट में, उसकी पोजीशन हम पॉजिटिव कह देंगे और लेफ्ट वाले की पोजीशन यस नेगेटिव कह देंगे। अगर राइट आपके लिए पॉजिटिव होगा तो लेफ्ट आपके लिए नेगेटिव होगा। ऑलराइट, तो जब भी हम वेक्टर्स की बात करेंगे साथ में पॉजिटिव नेगेटिव की भी बात आएगी। हर वेक्टर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, याद रखेंगे। ऑलराइट, चलो तो 2 पॉइंट्स और आ गए, एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। ये जो पोजीशन है क्या ये इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है? यस, कोई बॉडी यदि आप उसको ओरिजिन से दूर लेके जाओगे उसकी पोजीशन बढ़ती जाएगी। पहले 3 पे थी, x = 3 पे, दूर और ले जाओ, x = 4 पे रख दो, 5 पे रख दो, दूर लेके जाओ उसकी पोजीशन लगातार बढ़ती जाएगी, लेकिन वापस लेके आओगे उसकी पोजीशन कम होने लग जाएगी, पोजीशन कोऑर्डिनेट कम होने लग जाएगी। तो अगर कोई पूछे कि भाई पोजीशन बढ़ भी सकता है घट भी सकता है क्या, तो बता देना कि भैया हाँ भाई पोजीशन बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, बरोबर। तो ये सारी पॉइंट्स अपने को याद रखनी है, सारे पॉइंट्स दिमाग में रखने बेटा, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं और देखना इन्हीं छोटे छोटे पॉइंट्स पे बेस्ड हम बड़े बड़े सवाल सॉल्व कर लेंगे चुटकियों में। लोग लिखते रह जाएंगे, क्वेश्चंस सॉल्व करते रह जाएंगे, सॉल्यूशन बनाते रह जाएंगे, हम देखते चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। याद रखना इन बेसिक पॉइंट्स को नहीं भूलना, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक, यही कंसेप्ट्स है, यही सिद्धांत है, यही तुम्हारे फंडामेंटल्स है। ठीक, तो इन कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर लो, बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर लो, आगे का जो सफर है बहुत स्मूथ हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो पोजीशन के बारे में इतनी सारी बातें तो कर ली, चलते चलते आगे बढ़ते बढ़ते एक बात और कर लेते पोजीशन के बारे में। पोजीशन की जब भी हमने बात करी, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हैं, आपको याद होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अपन लेते हैं कुछ इस तरीके से, और कहते हैं कि ओरिजिन पे ओ होता है। मुझे एक बात बताओ, ये जो ओरिजिन है, क्या इस ओरिजिन पे कोई बैठा होता है? क्या इस ओरिजिन पे कोई बैठा होता है क्या? कई सारे बच्चे कह रहे यस सर ओ बैठा होता है, ओ बैठा होता है, ठीक है, ओ फॉर, कई सारे बच्चे कह रहे ओ फॉर ओरिजिन, राइट। मुझे ध्यान है मैं कभी क्लास ले रहा था, बहुत साल पहले की बात है, तकरीबन समझ लो आज से 10-12 साल पुरानी बात है। उस समय मैं पढ़ा रहा था कहीं पंजाब में, तो वहाँ पर मैंने यही सवाल पूछा था। 11th के बैच में पहला बैच था, पहला क्लास था, पहली क्लास थी। छोटे छोटे बच्चे 100-150 बच्चे बैठे होंगे, और जैसे मैंने ओ फॉर पूछा, आप यकीन नहीं करोगे पूरी की पूरी बैच एक साथ क्या बोल उठी मालूम? ओ फॉर आउल।
ओ फॉर आउल बोल थे और इतने मासूमियत के साथ उन्होंने आउल बोला था, वो आज तक मुझे याद है, 10-12 साल पुरानी बात है। तो बेटा ओ फॉर आउल तो बचपन में कहा करते थे, अब थोड़े बड़े हो गए। ओ फॉर ऑरिजिन भी आपने कहा, ठीक है, अब थोड़े और बड़े हो गए तो थोड़ा और डिटेल में हम बात करेंगे। ओ फॉर आउल तो ठीक है, ओ फॉर ऑरिजिन भी ठीक है। हम कहेंगे ऑरिजिन पे कौन बैठा होता है? यस, ओ फॉर ऑब्जर्वर। ओ फॉर ऑब्जर्वर बैठा होता है यहाँ पे। ऑरिजिन तो है लेकिन यहाँ पे कौन बैठा होता है? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर तो है, वो ऑब्जर्वर ही तो है जो ओरिजिन से थोड़ा राइट में जाएगा, बोलेगा एक्स में आप 3 मीटर चल लो, वाई में आप 4 मीटर चल लो तो उस पार्टिकल तक पहुंच जाओगे। वो ओरिजिन पे वो ऑब्जर्वर ही तो बैठा होता है जो कहता है कि एक्स में आप इतने डिस्टेंस चल लो, वाई में इतना चल लो तो वहां तक पहुंच जाओगे। यस, तो याद रखेंगे, कोई पूछे तो बता देना, हालांकि पूछेगा नहीं, मालूम होना चाहिए पॉइंट, तो ये बात मालूम होना चाहिए। देखो जिंदगी में कई ऐसी सारी चीजें होती है जो कोई नहीं पूछता, किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि हमें वो मालूम भी ना हो, कि हमें वो मालूम भी ना हो। फिर बेवकूफी कहलाएगी, ये तो बेवकूफी कहलाएगी अगर हमने सारी चीजें पढ़ ली, पूरा टॉपिक पढ़ लिया, लेकिन ये नहीं मालूम किस चीज के बारे में पढ़ा। बेसिक बातें नहीं पता अपने को, बाकी सारी बातें बंदे रट डाली, इक्वेशंस रट डाले, फॉर्मूले रट डाले, असली चीज नहीं मालूम, ये तो बेवकूफी कहलाएगी यार। तो कई सारी ऐसी चीजें होती है जो आपसे कोई कभी नहीं पूछेगा, किसी एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन मालूम होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए, और तभी आप आगे क्वेश्चंस को चुटकियों में, याद रखना, चुटकियों में क्रैक कर दोगे, चुटकियों में क्रैक कर डालोगे। और ये फिजिक्स के अंदर 180 आउट ऑफ 180 का सपना होता ना, वैसे चुटकियों में आपका पूरा हो जाएगा, आई गारंटी। चुटकियों में आपको पता भी लगा क्या हो गया यार, 180 में 180 कैसे आ गया यार, फुल मार्क्स कैसे आ गया, दो, मैंने तो इतनी मेहनत ही नहीं करी थी, इतनी पढ़ाई नहीं करी, कैसे आ गया। सिंपल है भाई, बिल्कुल सिंपल है। बेसिक चीजें अच्छे से याद रखो, पढ़ लो, उसके बाद देखो आपकी आगे की पढ़ाई कितनी स्मूथ हो जाती है, क्योंकि इन चीजों को छोड़ करके, स्किप करके हम आगे बढ़ते हैं तो स्ट्रगल करते रह जाते हैं क्वेश्चंस के अंदर स्ट्रगल करते रह जाते हैं, कहते हैं फिजिक्स टफ है, फिजिक्स टफ है, फिजिक्स टफ है, बदनाम कर रखा यार लोगों ने फिजिक्स को तो यार। चलो, तो खैर यहां तक मेरे को लगता है चीजें सारी क्लियर है आपको। पोजीशन के बारे में आज हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली, पहला जो पैरामीटर है वो हमने डिस्कस कर लिया, और आज यहां तक हम लोग रखते हैं। बाकी आगे के जो पैरामीटर्स है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ट्रैवल, अगले लेक्चर के अंदर आगे करते हैं, ठीक। चलो, तो आज के लिए यहीं तक, आगे की चीजें अगले लेक्चर में देखते हैं, राइट? तब तक के लिए बाय बाय।